स्टेबिलिटी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें घरेलू वित्तीय प्रणाली लचीली बनी हुई है, जो मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादी सिद्धांतों, वित्तीय संस्थाओं की स्वस्थ बैलेंस शीट, मुद्रास्फीति में कमी, भारी क्षेत्र की स्थिति में सुधार और निरंतर राजकोषीय कंसल्टेंस को दर्शाती है। और क्या कुछ खास है, आइए देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय स्थिरता यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट की माने तो वैश्विक चुनौतियों के बावजूद सबसे तेज गति से बढ़ रही भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत वित्तीय प्रणाली और वृहद आर्थिक पहलुओं से समर्थन मिल रहा है। आरबीआई ने अपनी इस रिपोर्ट में कहा है कि भारतीय बैंकों का ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी जीएनपी अनुपात सितंबर 2023 में कई सालों के निचले स्तर 3.2% पर आ गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनएनपीए अनुपात घटकर 0.8% हो गया है। रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2023 में शेड्यूल कमर्शियल बैंकों यानी एससीबीज का कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट अनुपात CRAR और कॉमन इक्विटी टियर 1 यानी CET1 अनुपात 16.8% और 13.7% था। रिपोर्ट में कहा गया है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों यानी NBFC के बीच भी CRAR बढ़कर 27.6% हो गया और GNPA अनुपात बढ़कर 4.6% हो गया, जबकि रिटर्न ऑन एसेट यानी ROA 2.9% रहा। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था की तेज वृद्धि, मजबूत वृहद आर्थिक बुनियाद, मजबूत घरेलू मांग और सार्वजनिक नीतियों के स्तर पर सूझबूझ का नतीजा है। केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था के समक्ष किसी भी जोखिम से निपटने के लिए तत्काल और निर्णायक कार्रवाई करने को प्रतिबद्ध है। हालांकि देश को वैश्विक अर्थव्यवस्था की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इनमें धीमी वृद्धि, बड़े सरकारी कर्ज, आर्थिक बिखराव और कई देशों में संघर्ष चलते रहने की आशंकाएं शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आरबीआई की तरफ से जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है वो जारी की गई और उसके बाद अगर देखा जाए वैश्विक चुनौतियां भी हैं, लेकिन किस तरीके से और मजबूत स्थिति जो है वो नजर आएगी देश की अर्थव्यवस्था की, इस पर और ज़्यादा चर्चा के लिए आइए रुख कर लेते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी जी जुड़े हैं, DGIRS फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़ और जाने माने अर्थशास्त्री भी हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से इस रिपोर्ट में जो आंकड़े दिए गए हैं और खासतौर से जब वैश्विक चुनौतियों की बात करते हैं, वैश्विक स्तर पर भी देखा जाए, उसके मुकाबले क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं देश में? मुकुल जी, तीन बातें बिल्कुल साफ हैं इस रिपोर्ट से। सबसे पहला मुझे लगता है कि ये जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, इसको हमने एक ही दिन पहले इसी हफ्ते में जारी की गई रिपोर्ट ऑन ट्रेंड्स इन बैंकिंग जो आरबीआई ने जारी करी, उसको सामने रख करके देखना चाहिए। और उसको देखने से पता चलता है कि तीन तरह की जो मुख्य बिंदु दोनों रिपोर्ट्स में से निकल करके आते हैं। जैसा आपकी रिपोर्ट में आपने बिल्कुल सही कहा कि जो वित्तीय स्थिरता है वो तेजी से देश की अर्थव्यवस्था में आगे निकल करके आई है। और उसको देखते हुए जो फाइनेंशियल फिस्कल पॉलिसी में, फाइनेंशियल गवर्नेंस में जो हम लोगों ने गुड गवर्नेंस का एक मॉडल सामने बार बार प्राइम मिनिस्टर जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, वही अब हम फाइनेंस के क्षेत्र में देख रहे हैं कि गुड गवर्नेंस के परिणाम क्या हो सकते हैं, तो शासन के परिणाम वित्तीय क्षेत्र में क्या निकल करके आ सकते हैं। अगर आप देखें, सबसे पहला बिंदु यह है कि जितने भी बैंक हैं भारत के, उनकी सभी की जो बैलेंस शीट है वो तेजी से आगे बढ़ी है। बिल्कुल, उसमें काफी सुधार हमने देखा कि तेजी से आगे बढ़ रही है तो अर्थव्यवस्था तो बढ़ी रही है, लेकिन बैंकों का साइज भी बढ़ रहा है। जो वो क्रेडिट दे रहे थे उसका साइज भी बढ़ रहा है। इसी के साथ में जो NBFCs हैं उनके कार्यक्षेत्र में इजाफा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद, और वो दूसरा बिंदु है कि हमने एक फिस्कल गवर्नेंस, जो मैं सुशासन कह रहा हूं, उसको उन्होंने रखा। आप ही की रिपोर्ट में अभी आपने जैसा कहा कि GNPA जो है वो 3.9% आ गया। अब आप देखिए, पिछले एक दशक में लगातार इसके ऊपर काम होने से, और आपको याद होगा 2016 में अरुण जेटली जी ने बजट देते समय कहा था कि हमको रिकॉग्नाइज करना है, रिड्रेस करना है, और वो रिकॉग्नाइज और रिड्रेस करने का जो सवाल था उसका परिणाम आज हम देख पा रहे हैं। और तब गवर्नर हमारे वित्त सचिव हुआ करते थे। उस समय से अभी तक का ये जो एक लंबा पड़ाव भारतीय अर्थव्यवस्था ने पार किया है, वो एक महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि हम लगातार GNPA के तरफ बहुत ही संजीदगी से देखते रहे। और तीसरा मुकुल जी महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि जो हमारे NBFCs हैं
वो हमारे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स पे और शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एनबीएफसीज के ऊपर आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड इंटरट्वाइंड है। और जी इस फेर के चलते जो हमें अनुशासन की आवश्यकता है, रिजर्व बैंक ने इस रिपोर्ट में उसको भी रखा है। जी, तो और कहीं हमारी ना कहीं सफलता के जी एक जी बेहतर समन्वय जो है वो हम एसईबीज और जो एनबीएफसी हैं इसमें भी अब देख पा रहे हैं, जिसकी वजह से शायद जो आंकड़े हैं उसमें लगातार सुधार होता नजर आएगा। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप देखें एनबीएफसी का 22-23 में जो सबसे बड़ा मनी प्रोवाइडर है वो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं। जी सबसे ज्यादा बोरोइंग एनबीएफसी ने किया है, लेकिन एनबीएफसी के जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको खरीदने का काम शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स ने किया है। तो ये जो इंटरडिपेंडेंस है, जो पारस्परिक निर्भरता इन दोनों संस्थानों में है, जी उसके चलते रिजर्व बैंक ने अनुशासन में कोई भी कमी न आने देना और पूरी तरह से अलर्ट रह करके समय पे कदम उठाना, ये काम रिजर्व बैंक ने बहुत ही खूबसूरती के साथ पिछले 7-8 सालों में किया है। इसमें वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक दोनों की सहभागिता इस अनुशासन को और इस सुशासन को लेने में रही है। जी बिल्कुल, और खासतौर से एनबीएफसी की अगर हम बात करें, क्योंकि रिपोर्ट में जिक्र किया गया है कि जोखिम इन पर बना हुआ है, लेकिन प्रतिबद्धता जो है वो जाहिर तौर पर जताई गई है कि कैसे इस जोखिम को कम करने में हम अलग अलग प्रयास कर रहे हैं। देखिए, जोखिम का एक बड़ा कारण वैश्विक आर्थिक स्थिति है जो लगातार कॉम्प्लिकेट से कॉम्प्लिकेट होती जा रही है। चाहे वो रशिया का जी पहले का अलग जो अलग हमारे कारण जितने सामने रहे हैं। चुनौती थी, जो जी कोविड के बाद की जो क्राइसिस थी, और उसके बाद में जो ग्लोबल फाइनेंशियल फ्रेगमेंटेशन हुआ, जो आर्थिक बिखराव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुआ, जिसकी हमने G20 की अपनी प्रेसिडेंसी में भी चर्चा करी जी और अब ब्राजील भी उसकी चर्चा कर रहा है। तो ये विषय हमारे एनबीएफसी के काम करने के लिए, बैंकों के काम करने के लिए, ग्लोबल कैपिटल को रेस करने के लिए जी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। बिल्कुल, और ऐसे में क्योंकि जो आपने जो जिक्र किया कि जो ट्रेंड एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट आई थी आरबीआई की तरफ से, उसमें हमने देखा था क्वालिटी एसेट जो है उसमें बढ़ावा हुआ था, बैलेंस शीट में इजाफा नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए इस साल की अगर हम बात करें तो बेहतर रहा है, और 2024 जो होगा उसको और बेहतर मान सकते हैं। बिल्कुल मुकुल जी, अगर आप ट्रेंड्स इन बैंकिंग रिपोर्ट को अगर आप देखें तो ये जो बैलेंस शीट है ये करीब करीब 122% बड़ी है। जी तो इतना बड़ा इजाफा होना और गड़बड़ियों में लगातार कमी आते जाना, ये इस बात का परिचायक है कि जिस कार्यकाल में हम लोगों ने ये एनपीए क्रिएट किए थे, जिस समय पे ये स्थिति बन रही थी कि हम लगातार एनपीए पे एनपीए क्रिएट करते जा रहे थे और लोन बांटते जा रहे थे, जब आर्थिक प्रगति की तरफ देश था और विकास की गति लगातार 1999 से 4-5 तक लगातार रही, उसके बाद जो अच्छी स्थिति थी तब हमने गवर्नेंस का मॉडल लेके आना चाहिए था। और ये मुकुल जी और भी इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि उसी समय पे 15-16 में जब रिजर्व बैंक के ही गवर्नर उस समय पर ये चर्चा कर रहे थे कि हमें एनपीओ को कम करना है और हमें बैंकिंग क्रेडिट को रोकना है। अगर उनका कार्यकाल खत्म नहीं होता और नए गवर्नर ने उचित कदम इकोनॉमी को इंक्रीज करने के लिए न उठाए होते तो ये परिणाम आज हमको नहीं देखने को मिलता। 122% की प्रगति अगर बैलेंस शीट में बैंक्स के आई है तो वो एक महत संयोग नहीं है, वो एक हमारा सोच है, और वो सोच यही है कि देश की आर्थिक स्थिति में कब हमको ढील देनी है और कब हमको गवर्नेंस का मॉडल उसके ऊपर लेके आना है। तो ये मुझे लगता है कि दोनों रिपोर्ट, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है और जो ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, ये जो रिपोर्ट है, दोनों इसी हफ्ते में आई हैं। दोनों मुकुल जी मैं कहता हूं कि उन लोगों के लिए करारा जवाब है जो लगातार एनपीए की चर्चा तो करते हैं, लेकिन जब उनके पास मौका था इसको एड्रेस करने का, तब ना तो हम बैलेंस शीट को कंट्रोल में लेके आ पाए, ना हम एनपीए पे नियंत्रण कर सके, और ना ही आर्थिक व्यवस्था को उस गति में लेकर के आए। तो मैं समझता हूं कि
शक्तिकांत जी के आने के बाद से रिजर्व बैंक में जो हम परिवर्तन देख रहे हैं वो अत्यंत सराहनीय है, और उसके चलते वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक दोनों में जो एक सामंजस्यता स्थापित हुई है वो भी आर्थिक क्षेत्र के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है। बिल्कुल, काफ़ी महत्वपूर्ण, और वित्तीय स्थिरता के साथ हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो और तेज़ी से उभरती हुई नजर आ रही है, और अगले वर्ष भी हम उम्मीद करते हैं इसी तेज़ी के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाना आपने किस तरीके से जो वित्तीय स्थिरता की रिपोर्ट दी गई।